नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम सीजन 2 के पहले और दूसरे एपिसोड की कहानी के बारे में। अगले एपिसोड्स का रिकैप जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में गीहुन अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट बोर्ड करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वह बिजनेस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ से आदमी गीहुन को बोलता है कि वह फ्लाइट में चढ़े और गेम को भूल जाए, लेकिन गीहुन मना कर देता है और वादा करता है कि वह इस गेम को बंद करके रहेगा। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में एक ट्रैकर लगाया गया है। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, फ्रंटमैन उसे कॉल करता है और चेतावनी देता है कि वह बड़ी गलती कर रहा है। गीहुन कसम खाता है कि वह फ्रंटमैन को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद वह एक टैक्सी लेकर दुकान से एक कटर खरीदता है। फिर वह एक पब्लिक वॉशरूम में जाकर अपने कान के पीछे लगा ट्रैकर ढूंढता है और उसे निकाल देता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव जुनहो को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद उसे होश में और ठीक होता देख उसकी मां बेहद खुश होती है। 2 साल बाद का सीन बताते हैं, जिसमें जुनहो ने क्राइम ब्रांच छोड़ दी है और ट्रैफिक पुलिस ब्रांच ज्वाइन किया है। वह रोज लोगों से फाइन वसूलता है। Is it cool if I post this? What's your Insta? बाद में जुनहो के चीफ उसे लंच के लिए इनवाइट करते हैं। चीफ जुनहो से क्राइम यूनिट में वापस आने को कहते हैं। हालांकि जुनहो अभी भी उनसे नाराज है, क्योंकि उन्होंने स्क्विड गेम के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। ठोस सबूत के बिना केवल उसके कंधे में लगी गोली के अलावा जुनहो के दावे को गलत माना गया था। जब उसका फोन समंदर में डूब गया तो उसने अपने सारे सबूत खो दिए। इस घटना ने उसे और भी निराश किया, क्योंकि उस फोन में वह सारी जानकारी और तस्वीरें थीं जो उसकी सच्चाई साबित कर सकती थीं। चीफ पूछते हैं कि क्या जुनहो को शूट करने वाले का चेहरा याद है। अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहते हुए जुनहो झूठ बोलता है और कहता है No. उस शाम बाद में एक कपल रात बिताने के लिए एक होटल की तलाश करते हैं। वे एक मोटल तक पहुंचते हैं, लेकिन जल्द ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़की दूसरी जगह जाने का आइडिया देती है, जिसे वह ज्यादा मजेदार समझती है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम गीहुन को उन्हें सर्वेलेंस कैमरास के जरिए देखते हुए देखते हैं। यह खुलासा होता है कि वह इस वीरान से होटल में रह रहा है, समाज से छुपकर अकेला। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन कैमरों पर कोई नहीं दिखाई देता। घबराए हुए गीहुन ने अपनी बंदूक उठाई और सावधानी से दरवाजे की तरफ गया। किसी ने कार्ड दरवाजे के नीचे फेंका। गीहुन दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर खड़ा होता है फ्रंटमैन। फ्रंटमैन गीहुन को उसके दोस्तों सैंगवू और सैबेयोक के सिर दिखाता है, लेकिन यह सब एक बुरा सपना होता है। फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और गीहुन कैमरा चेक करता है तो उसे पहले सीजन का उसका कर्जी नजर आता है। हैरानी की बात है कि अब वह आदमी गीहुन के लिए काम करता है, उसे उस सेल्समैन का पीछा करने में मदद करता है जो लोगों को गेम खेलने के लिए भेजता है। गीहुन उसे और लोगों को हायर करने के लिए कहता है और ऑपरेशन के लिए पैसे से भरा हुआ बैग उसे देता है। वह बताता है कि 3 साल पहले इसी समय के आसपास उसे लिया गया था, जिसका मतलब है कि गेम शायद अब फिर से शुरू होने वाला है। वह आदमी अपनी वैन में बैठता है और अपनी टीम को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर देता है, यह समझाते हुए कि उन्हें पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग उसकी टीम में यह कहते हैं कि पूरा आइडिया बहुत अजीब लगता है, लेकिन कर्जी यह बताता है कि पिछले कुछ सालों में उसके कई कर्जदार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। Around and hiring me that I could even pay any of you or keep the business going. अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कर्जी बोलता है कि अगर वे डोसू मैन को ढूंढ लेते हैं तो गीहुन उन्हें 1 बिलियन वोन देगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर उनकी सोच तुरंत बदल जाती है और वे काम को गंभीरता से लेने लगते हैं। Right, a billion. What? Huh? Now you want to believe his story? अगली सुबह जुनहो अपनी खोज जारी रखता है। वह एक मछली पकड़ने वाली नाव के कैप्टन के साथ मिलकर उस रहस्यमय टापू को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो गेम से जुड़ा हुआ है। वे पहले ही इलाके के लगभग सभी टापू की जांच कर चुके हैं और आज वे कुछ और की जांच करने का प्लान बनाते हैं। उनकी बातचीत के दौरान यह खुलासा होता है कि यह वही कैप्टन था जिसने जुनहो को गोली लगने के बाद बचाया था। इस बीच लोन शार्क के नए लोगों को उनके टारगेट के बारे में विस्तार से बताया जाता है, जो एक सूट पहना आदमी है और उसके पास पैसों से भरा एक ब्रीफ केस होता है और डोची कार्ड्स होते हैं।
बॉस यह वादा करता है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे 500 मिलियन वोन का बोनस मिलेगा। गैंग मेट्रो स्टेशनों में फैल जाती है और गीहुन के फोन पर अपडेट भेजती रहती है। हालांकि उनका बर्ताव सभी को दिखने लगता है क्योंकि वे सभी से डोची मैन के बारे में पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि यह भी दिखाते हैं कि वह प्लेयर्स को कैसे गेम खिलाता है और हर सूट पहने आदमी के ब्रीफकेस को चेक करते हैं। इस दौरान जुनहो एक टापू के पास डाइव लगाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यह फिर से एक बेकार टापू साबित होता है और वह कैप्टन के साथ वापस सियोल लौट जाता है। दिन ब दिन गीहुन और जुनहो अपनी खोज जारी रखते हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी निराशा बढ़ती जाती है। आखिरकार जुनहो हार मानने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि वह कैप्टन का टाइम बर्बाद कर रहा है। जब कर्जी और उसका हेंचमैन स्टेशन पर बात कर रहे होते हैं तो वे आखिरकार डोची मैन को किसी के साथ गेम खेलते हुए देख लेते हैं। वे तुरंत गीहुन को बताते हैं जो उन्हें उस आदमी का पीछा करने का ऑर्डर देता है, जबकि वह खुद तेजी से उस जगह की ओर निकल पड़ता है। नया प्लेयर जिसे कार्ड मिलता है उस पर लिखे नंबर को घूरता है और अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है। उसी समय उसका फोन बजता है। कॉल उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड जुन ही का है जो क्लिनिक में है, लेकिन वह कॉल का जवाब नहीं देता। हम देखते हैं कि जुन ही के पास भी वही कार्ड है। कुछ पलों बाद वह एक चौंकाने वाला फैसला करती है। वह अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट छोड़कर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल पड़ती है। किम जुन ही? इस बीच डोची मैन रास्ते में ब्रेड और स्क्रैच लॉटरी टिकट खरीदता है। कर्जी और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं और गीहुन को उसकी हर हरकत की रिपोर्ट देते रहते हैं। डोची मैन पार्क में सो रहे एक भिखारी के पास जाता है और उसे ब्रेड या लॉटरी स्क्रैचर में से एक चुनने का चॉइस देता है। वह समझाता है कि आदमी सिर्फ एक ही चीज चुन सकता है। भिखारी स्क्रैचर चुनता है और खुशी से उसे स्क्रैच करता है, लेकिन उसमें कोई इनाम नहीं निकलता। Bad luck. बिना किसी फीलिंग के डोची मैन एक और भिखारी के पास जाता है और सेम ऑफर देता है। हर बार लोग स्क्रैचर चुनते हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही रहते हैं। आखिरकार डोची मैन अपने बैग से बची हुई ब्रेड को जमीन पर फेंक देता है। Sir, I already gave you a choice, and you went with the other option. और गुस्से में आकर वह ब्रेड पर कूदने लगता है। पास खड़े लोग यह सब हैरान होकर देखते हैं। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह राहत की सांस लेता है और ऐसे मुस्कुराता है जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। इस बीच गीहुन को एक पुलिस कार ने स्पीडिंग के लिए रोक लिया है। पता चलता है कि यह जुनहो और उसका जूनियर पार्टनर हैं। जुनहो अपने पार्टनर को सिविलियंस से निपटने का तरीका सिखाने की कोशिश करते हुए उसे ऑर्डर देता है। डोची मैन एक टैक्सी में चले जाता है, जिससे कर्जी को उसे दूसरी टैक्सी में फॉलो करना पड़ता है। वे गीहुन को उसकी नई लोकेशन की जानकारी देते हैं। टिकट मिलने के बाद गीहुन जल्दी से अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। शक करते हुए जुनहो अपने पार्टनर का फोन चेक करता है और पता चलता है कि ड्राइवर खुद गीहुन था। I think you can help me. I'm looking for my brother. I need to get him back. Why would you think that I would be useful to you or anybody else? गीहुन का इंतजार करते हुए लोन शार्क्स ने डोची मैन का सामना किया, लेकिन वह उन्हें आसानी से पछाड़ देता है। स्टेशन पर जुनहो गीहुन की जांच करता है। पता चलता है कि उसकी कार सनशाइन कैपिटल नाम की कंपनी के नाम पर है। जुनहो तुरंत कंपनी का पता निकालता है। गीहुन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन अपने आदमियों को गायब पाता है। डोची मैन चुपचाप गीहुन को बिल्डिंग से देखता है। थोड़ी देर बाद डोची मैन पकड़े गए लोन शार्क्स को एक दिलचस्प गेम ऑफर करता है, रॉक पेपर सीजर्स, जिसमें हारने वाले को रशियन रूलेट खेलना पड़ेगा। The odds that you'll die are 1 in 6. Survival odds are 5 in 6. उसका बिहेवियर उसकी गहरी मेंटल प्रॉब्लम दिखाता है। वो गेम शुरू करता है। हारने वाले को बंदूक का सामना करना पड़ता है। डोची मैन ट्रिगर दबाता है, लेकिन चैम्बर खाली होता है तो गेम कंटिन्यू रहता है। लोन शार्क्स डर से कांप रहे हैं। गेम को और खतरनाक बनाते हुए डोची मैन रिवॉल्वर में 5 गोलियां भरता है, सिर्फ एक चैम्बर खाली छोड़ता है। डरे हुए वे गेम जारी रखने के लिए मजबूर होते हैं। हर कदम उन्हें मौत के करीब ले जाता है। बॉस खतरे को समझकर अपने आदमी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। Disqualified. डोची मैन उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर में गोली मार देता है। फिर दूसरे लोन शार्क को बधाई देता है और बोलता है, अब बात करते हैं। इस बीच जुनहो लोन शार्क्स के गोदाम पहुंचता है।
चुपके से अंदर घुसकर उसे सूट पहने पुतले की जेब में कार्ड अटका हुआ मिलता है। जून हो की तलाशी के दौरान गोदाम का एक वर्कर फोन पर बात करता हुआ अंदर आता है। जून हो सुनता है कि वह बता रहा है कि बॉस ने आखिरी बार डोची मैन को कहां देखा था और टीम को हथियार लेकर उस जगह पर पहुंचने को बोलता है। वर्कर के जाने के बाद जून हो अपनी तलाश जारी रखता है और डॉक्यूमेंट्स में वह पता ढूंढ लेता है जहां गीहुन छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद गीहुन होटल लौटता है और देखता है कि बाहर का साइन अब ऑन है। सावधानी से अपने कमरे में जाता है और देखता है कि डोची मैन उसका इंतजार कर रहा है। Look at all this. You've been trying so hard to find me. डोची मैन समझाता है कि वो बस एक मैसेंजर है जो लोगों को गेम के लिए इनवाइट करता है। गीहुन उसके मालिक से मिलने की मांग करता है, लेकिन डोची मैन इसके बजाय अपने मालिक का मैसेज बताने का प्रस्ताव देता है। बातचीत के दौरान डोची मैन अपनी कहानी बताता है। वह पहले गेम्स में सर्कल मास्क पहनने वाला स्टाफ था जिसे एलिमिनेटेड हुए प्लेयर्स की डेड बॉडीज को जलाने का काम सौंपा गया था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि उसे प्रमोशन मिला, साथ ही एक बंदूक और पावर का एहसास भी हुआ जिसने उसकी जिम्मेदारियों और रुतबे को और बढ़ा दिया। एक दिन उसे ऑर्डर मिला कि वो एक हारे हुए प्लेयर को मार डाले। वो आदमी उसे जाना पहचाना लगा। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता है। इसके बावजूद उसने अपने पिता को बंदूक से मार डाला। I shot him, bang, right in the middle of his forehead. उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये काम उसके लिए ही बना है। गीहुन एटीट्यूड में डोची मैन से कहता है कि वो बस अपने मालिकों का वफादार कुत्ता है। इस बीच जून हो होटल पहुंचता है, अपनी गाड़ी बाहर पार्क करता है और दूर से सब कुछ देखता है। आखिरकार डोची मैन गीहुन को वही गेम रशियन रूलेट खेलने की चुनौती देता है। गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वह हर राउंड के बाद सिलेंडर घुमाए बिना ट्रिगर दबाने का प्रस्ताव करता है, जिससे यह कंफर्म है कि 6 बारी के अंदर गोली चल जाएगी। गीहुन तैयार है और गेम शुरू होता है। गीहुन की बारी आती है, चैम्बर खाली होता है। फिर डोची मैन की बारी आती है, फिर से चैम्बर खाली होता है। दोनों एक और बारी लेते हैं और अब केवल 2 चैम्बर बचते हैं जिनमें 50-50 मौका होता है गोली चलने का। डोची मैन गैस करता है कि गीहुन शायद उसे निशाना बनाकर बंदूक ताने और 2 बार ट्रिगर दबाने का सोच रहा होगा ताकि ये गेम यही खत्म हो जाए। डोची मैन कहता है, अगर तुम उस इंसान से मिलना चाहते हो जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे तो चाबी मेरी जेब में है। तुम्हें बस मुझे उस बंदूक से गोली मारनी होगी और फिर वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी, तुम गलीच और सबकी तरह बेकार हो और तुम सिर्फ लक की वजह से गेम जीत पाए। लेकिन गीहुन गेम को रूल्स के हिसाब से ही खेलता है। जब गीहुन ट्रिगर दबाता है तो रिवॉल्वर में क्लिक की आवाज आती है। एक और खाली चैम्बर। उसने गेम जीत लिया है। गीहुन रिवॉल्वर डोची मैन को वापस दे देता है, जो अपनी स्थिति की गंभीरता को समझता है। गीहुन डोची मैन के पहले के शब्दों को उसे वापस कहता है। You have to admit one thing to me. All you do is put your little mask on and do whatever Master tells you to. Roll over, heel, and wag your tail, because you're their f***ing dog. इसके बावजूद डोची मैन गेम को रूल्स के साथ खत्म करने का फैसला करता है। जून हो गोली की आवाज सुनकर होटल की तरफ दौड़ता है। जैसे ही जून हो होटल में खोजबीन करता है, गीहुन डोची मैन की जेब से एक कार्ड निकालता है। इस बीच जून हो एक और कमरे में एक लोन शार्क को बंधा हुआ पाता है। वह आदमी जून हो से कहता है कि गीहुन रूम 410 में है। जून हो कमरे में घुसता है और हुन को मर्डर के शक में अरेस्ट करता है। लेकिन तभी लोन शार्क जून हो को फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर बेहोश कर देता है। वह गीहुन से कहता है कि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डोची मैन की तलाश में वह उसके लिए काम करता था। उसका नाम बुसेओक है और वह गीहुन की इज्जत करता है क्योंकि उसके बॉस हमेशा उसकी तारीफ करते थे। बुसेओक अपने बॉस का शोक मना रहा होता है, जबकि गीहुन कार्ड को देखता है जिस पर एक क्लब का पता लिखा होता है। वो क्राइम सीन साफ करता है, जबकि गीहुन जून हो को हथकड़ी लगा देता है। गीहुन को याद आता है जब जून हो गेम्स शुरू होने से पहले उसके घर आया था। जून हो मानता है कि वो आइलैंड पर आया था और उस नाइट सर्वाइवल की लड़ाई के बाद गीहुन से उसके भाई के बारे में भी पूछा था। Is there a man named Huang Yin-ho here? We don't use our names in this place. गीहुन बताता है कि उसने डोची मैन को नहीं मारा। गीहुन कहता है कि उसने गोली नहीं चलाई थी। हमने बस एक गेम खेला
और वो हार गया। गीहुन जून हो को बताता है कि यह आदमी केवल प्लेयर्स को भेजता था और अब वो खुद गेम को रोककर उनके फ्रंटमैन को ढूंढना चाहता है। गीहुन बताता है कि वो फ्रंटमैन को मारना नहीं चाहता। उसका असली मकसद इल्मॉम के साथ वालों को खत्म करना है, जिनके लिए इन गेम्स को शुरू करा था। जून हो बताता है कि उन्हें VIPs कहा जाता है और उसने उनमें से एक को देखा है। इसके बाद जून हो अपनी मदद पेश करता है और गीहुन थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उम्मीद करता है कि जून हो की मदद से वो इस गेम को खत्म कर पाएगा। गीहुन उन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां वह अपने पैसे रखता है और बताता है कि वह इसका यूज लड़ने के लिए करेगा। हालांकि जून हो और वोसोक यह साफ कर देते हैं कि वे यह सब पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। I don't give a shit. I'm not doing this for the money. No, and neither am I. That psycho killed the boss and had me watch it. Boss Kim was like a brother. He officiated my wedding. जून हो चेतावनी देता है कि टापू पर भारी सिक्योरिटी है, इसलिए उन्हें और हथियारों की जरूरत होगी। गीहुन उन्हें अपनी छिपी हुई आर्मरी दिखाता है, जिसमें राइफल्स और पिस्टल्स भरी पड़ी हैं। उसने होटल में एक शूटिंग रेंज भी बनाई है, जहां वे हथियारों को टेस्ट कर सकते हैं। गीहुन कहता है कि हमले के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है और जून हो को अपनी नौकरी छोड़कर मिशन पर पूरा ध्यान देना होगा। सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है, जो पार्किंग लॉट में एक अम्यूजमेंट पार्क के पास अपनी कार में सो रही है। एक गार्ड उसे जगाता है। वह उसे अगली बार पार्क करने के लिए कोई और जगह ढूंढने की सलाह देता है। लड़की उसी पार्क में मैस्कॉट के रूप में काम करती है। अपनी शिफ्ट के दौरान वह एक छोटी लड़की के पास जाती है और उसे एक लॉलीपॉप देती है। ब्रेक के वक्त छोटी लड़की स्टाफ रूम में घुस जाती है, जिससे मैस्कॉट्स को जल्दी से अपने मास्क वापस पहनने पड़ते हैं। वह बनी मैस्कॉट को अपनी ड्राइंग दिखाती है और उसके कलाई पर निशान देखती है। लड़की को उसके पापा ले जाते हैं और एक मैस्कॉट बताता है कि वो लड़की एक आर्टिस्ट की बेटी है और उसे ब्लड कैंसर है। उसे जल्दी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन ये ढूंढना बेहद मुश्किल है। ये सुन के मैस्कॉट लड़की उदास हो जाती है। शाम को गीहुन दूर से सांग वू की मां को देखता है। अब वो सैबेओक के छोटे भाई चम की देखभाल कर रही है। लड़का उसे दादी बुलाता है। गीहुन को राहत मिलती है कि लड़के को सही देखभाल मिल रही है। गीहुन उस ब्रोकर से मिलने जाता है जिसने सैबेओक की मदद की थी ताकि उसकी मां को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाया जा सके। ब्रोकर बताता है कि सैबेओक की मां हाल ही में जेल से छूटी है, जहां टीबी फैला हुआ था। अब उसे यहां लाने में खतरा है। गीहुन प्रोसीजर को जल्दी करने के लिए ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन ब्रोकर मना कर देता है, यह बोलकर कि सैबेओक ने पहले ही उसे पैसे दे दिए हैं। I trusted you and brought my money here like you told me. That money's something I risked my own life to get. गीहुन सांग वू की मां का पता देता है, जहां सैबेओक का भाई रह रहा है, ताकि अगर वो गीहुन से सीधे संपर्क नहीं कर पाए तो वहां जा सके। गीहुन के जाने के बाद मैस्कॉट लड़की ब्रोकर से मिलती है। You again? उसका नाम नो युल है और वो अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया में ढूंढ रही है। नो युल बताती है कि जब उसकी बेटी सिर्फ 1 साल की थी, तभी वह साउथ कोरिया भाग आई थी। उसकी बेटी अकेली रह गई, बिना किसी माँ बाप के। वो ब्रोकर को ढेर सारे पैसे देती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह समझाता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। फिर वह सलाह देता है कि उसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए। टूट चुकी नो युल अपनी वैन में वापस जाती है। अपनी बेटी, पति और खुद की फैमिली फोटो देखकर रोने लगती है। अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए वो शराब के साथ सेडेटिव्स निगलती है। तभी एक अजनबी आता है, चुपचाप उसे एक कार्ड देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन सुबह जून हो अपने भाई की बीवी के कब्र पर जाता है। वहीं वो अपनी माँ से फोन पर बात करता है। उसकी माँ बताती है कि अगर उसका भाई इन्हो जिंदा है तो वो जरूर अपनी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाने आएगा। शाम को जून हो की माँ अपने बेटे इन्हो को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करती है। वो मानती है कि उसने जून हो को इन्हो से ज्यादा प्यार किया, क्योंकि इन्हो उसका सौतेला बेटा है। उसे लगता है कि इन्हो अब भी उसे अपनी पत्नी की बीमारी के वक्त मदद न करने के लिए नफरत करता है। He gave you one of his kidneys in order to save your life. Then when your sister-in-law lay there in the hospital suffering and dying, I would have given anything to save her, even selling off all my organs. इसकी वजह से इन्हो रिश्वत लेने पर मजबूर हुआ ताकि वह अपनी पत्नी को बचा सके। इस बीच छोटी लड़की फिर से अम्यूजमेंट पार्क लौटती है,
लेकिन इस बार बनी मैस्कॉट उसे इग्नोर कर बिना कैंडी दिए चल पड़ती है। यह पता चलता है कि नो युल ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और उसके साथी ने उसकी जगह ली है। जैसे ही नो युल वहां से जाती है, वह एम्बुलेंस को देखती है जो छोटी लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। एम्बुलेंस के चले जाने के बाद वह लड़की की टोपी जमीन से उठाती है। नो युल हॉस्पिटल जाती है और लड़की के पिता और डॉक्टर के बीच बातचीत सुनती है। जैसा कि उसने सोचा था, पिता को बेटी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। नो युल चुपके से लड़की के वार्ड में जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और महसूस करती है कि वह लड़की उसकी अपनी बेटी की याद दिलाती है। वह लड़की की टोपी छोड़कर चुपचाप बाहर चली जाती है। बाद में नो युल उस कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करती है। एक आदमी कॉल उठाता है और उसे एड्रेस देता है। होटल में डेंटिस्ट गीहुन का दांत निकालकर उसमें ट्रैकर वाला नकली दांत लगाता है। वूसेओक गीहुन को नए लोगों से मिलवाता है। सभी पुराने फौजी हैं, एक्स मरीन, स्पेशल फोर्स और अंडरवाटर डेमोलिशन टीम के मेंबर्स। उनका प्लान कार्ड पर दिए क्लब पर हमला करने का है। गीहुन और वूसोक क्लब में अंदर जाएंगे, जबकि बाकी बाहर इंतजार करेंगे। निकलने से पहले गीहुन अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन उसके फोन उठाने पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। गीहुन और उसकी टीम हैलोवीन पार्टी के दौरान क्लब पहुंचती है। वूसेओक पास की दुकान से एक मास्क खरीदकर भीड़ में घुल मिल जाता है और दोनों अंदर जाते हैं, जबकि जूनहो बाहर कार में वेट करता है। जूनहो देखता है कि पिंक जंपसूट पहने कुछ लोग क्लब में जा रहे हैं। pink jumpsuits, just like on the island. वो उनका पीछा करता है, गार्ड को गन दिखाकर अंदर जाता है। अंदर स्टाफ गीहुन के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरा स्टाफ मेंबर वूसेओक को बेहोश कर देता है, जबकि जूनहो उन्हें ढूंढने में नाकाम रहता है। जूनहो गीहुन को ट्रैकर से ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गीहुन को स्टाफ के लोग उसे लिमोजीन में लेकर जा चुके होते हैं। लिमोजीन में फ्रंट मैन गीहुन से एक पिगी स्पीकर के जरिए बात करता है। वह गीहुन को गेम के ऑर्गेनाइजर्स से लड़ने से रोकने की कोशिश करता है। प्लेयर्स को बेकार बताते हुए कहता है कि गेम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक पूरी दुनिया नहीं बदल जाती। जब वे बात कर रहे होते हैं, गीहुन की टीम गाड़ी का पीछा करती है। तभी एक स्नाइपर पीछा कर रहे गाड़ियों के टायरों को गोली मारता है और जूनहो की गाड़ी का टायर एक छोटे बॉम्ब से निकल जाता है। ईयरपीस के जरिए जूनहो गीहुन को बताता है कि फिलहाल वे पीछा नहीं कर पाएंगे। गीहुन गाड़ी के ड्राइवर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टीशन विंडो बुलेट प्रूफ होती है। Did you really think you could end the game like this with one little gun? कोई और ऑप्शन न दिखते हुए गीहुन गेम में शामिल होने के लिए कहता है। A few moments ago, weren't you telling me to stop the game? Your rich bosses will love it, won't they? The returning winner who came back to play. Make it all even more entertaining. Go ahead. Knock me out and take me to the game. If that's what you want, then so be it. उसे फिर से बेहोश किया जाता है। जैसे ही वह बेहोश होता है, पार्टीशन की विंडो नीचे होती है और फ्रंटमैन ड्राइवर के पास बैठा दिखाई देता है। Player 456, welcome back to the game. जूनहो प्लान भी शुरू करता है। इसी समय नो युल उस पते पर पहुंचती है जो उसे दिया गया था। वह एक शिपिंग कंटेनर में जाती है जिसमें छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं। उसे स्टॉल नंबर 11 मिलता है, जहां वह एक पिंक जंपसूट पहनती है। फिर वह एक ट्रायंगल मास्क पहनती है जो उसे गेम में एक स्टाफ मेंबर के रूप में दिखाता है। और इस तरह से एपिसोड 2 खत्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि सीजन 2 के बारे में तुम्हारी क्या राय है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।